नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। मेरे साथ हैं धर्मेंद्र जाटव, आजाद समाज पार्टी के राजस्थान के उठाते रहते हैं और कहीं भी दलित पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। पिछले दिनों राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को लेकर एक बड़ा वाकया सामने आया। वाकया यानी कि ऐसी घटनाक्रम सामने आई जिसको लेकर पूरे देश के अंदर पूरा मीडिया उस पर सवाल जवाब उठा रहा था। ज्ञानदेव आहूजा भाजपा के पूर्व नेता रहे, या यूं कहे कि 3 बार के विधायक रहे रामगढ़ के, उन्होंने रामनवमी के दिन एक ऐसा बयान दिया। टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है वो मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि उनका मंदिर जाना, मैं उनका विरोध करता हूं और मैं गंगा जल छिड़ककर को शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा। और कहीं ना कहीं जो दलित अस्मिता इस पर खड़ी हुई, उस पर भावनाएं उबाल लेने लगी और उसके बाद में लोगों ने इसकी बड़ा आंदोलन किया और खासतौर पे अलवर में कांग्रेस के लोगों ने भी और राज्य के अलग अलग जगहों पर लोगों ने इसका विरोध किया। इसी मुद्दे पर धर्मेंद्र, मैं आपसे एक राय जानना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग नेता प्रतिपक्ष के पक्ष में आए, उन्होंने अपनी रैलियां निकाली, आक्रोश व्यक्त किया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लगातार मंदिर जाते रहे और अभी भी मंदिर जाते हैं। उनकी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 1-2 जगह एफआईआर दर्ज करवाई। क्या मानते हैं इस मुद्दे को लेकर? क्या इससे क्या वाकई दलितों की अस्मिता का ही सवाल था या सिर्फ एक नेता विशेष तक ही सीमित थी ये मुद्दा? देखिए, इसमें बीजेपी का एक नैरेटिव है कि वो जो सेकुलर धड़े की पार्टियां हैं उनको हिंदू विरोधी बोलती हैं। बीजेपी के जो लोग हैं, वो जो सेकुलर धड़े की जो पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको हिंदू विरोधी बोलते हैं। उन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ है और जब भी कोई सेकुलर धड़े का कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर जाता है या फिर कोई ऐसा काम करता है, धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले उसमें कुछ ना कुछ टोना टोटका वो मतलब कोई कमेंटबाजी करते ही, टिप्पणी करते ही हैं। तो यहाँ पर भी जो आहूजा का यही कहना है, इनका ज्ञानदेव आहूजा का कहना ये है कि उन्होंने जो टीकाराम जूली हैं, कांग्रेस के अभी वो प्रतिपक्ष नेता हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रदेश में, तो वो मंदिर गए तो वो एज ए कांग्रेस के जो चीफ लीडर के रूप में उन्होंने वो टिप्पणी की कि क्योंकि उनका तो सेकुलर धड़े की पार्टी को हिंदू विरोधी बोलना ही है, उस संदर्भ में उसने वो सब चीज बोला है। लेकिन टीकाराम जूली एक दलित समाज से भी है, तो इसमें एक भ्रम की स्थिति बन गई कि ये जो उन्होंने कहा है कि उनके दलित की वजह से बोला है, ये कांग्रेस की जो सेकुलर वाली नीति है, जिसको वो हिंदू विरोधी नीति है बोलते हैं बीजेपी वाले, उसकी वजह से उनको ये बोला है कि उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए, उसमें गंगा जल भी छिड़काया। हाँ, तो चूंकि कंफ्यूजन था और निश्चित रूप से चूंकि वो टीकाराम जूली दलित समाज से, सबकी हमारी भावनाएं भी जुड़ी कि भाई ये गलत हुआ किसी भी व्यक्ति के साथ में। हालांकि मंदिर हमारे जो इंसल्ट की जगह है लंबे समय से। बाबा साहब ने तो हमारे बहुत समय बोल दिया कि क्यों मंदिर पे जाके हम बार बार इंसल्ट होते हैं, क्यों हम बार बार जाके अपमानित होते हैं। उन्होंने हमें रास्ता भी बता दिया। हालांकि टीकाराम जूली जी वरिष्ठ नेता है, उन्हें बाबा साहब के रास्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि दलित होने की वजह से ऐसा हुआ है तो ये आखिरी बार नहीं है, आखिरी बार नहीं हुआ होगा। और सबसे बड़ी जिसमें आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस ने उस समय मीडियाबाजी तो खूब किया, लेकिन टीकाराम जूली जी ने एफआईआर लॉन्च नहीं करवाया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टीकाराम जूली जी भी इस बात से लेकर सहमत हैं कि उनका जो टिप्पणी नाम से नहीं करवाई। आवाज चली गई कहीं ना कहीं। बोलिए। हाँ, जो इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि टीकाराम जूली जी ने इस मामले में एफआईआर लॉन्च नहीं कराया। तो कहीं ना कहीं टीकाराम जूली जी भी, मुझे ऐसा लगता है, सहमत इस बात से हैं कि जो ज्ञानदेव आहूजा ने टिप्पणी की है उनको नेता प्रतिपक्ष
ये कांग्रेस के लीडरों ने वैसे उन्होंने उस पर टिप्पणी की है। यही कारण है शायद कि उन्होंने उसमें एफआईआर नहीं कराई पाई। और इन्होंने जो वही मैं कह रहा हूँ, पूरा प्रदेश का जो दलित समुदाय को लेकर आंदोलित है और टीकाराम जूली जी द्वारा एफआईआर ना करवाना, ये कहीं ना कहीं दलित समाज में एक मनोबल को तोड़ने वाली बात भी है। वो ऐसे कि आज भी गांव देहात में हमारे दलित समाज के जो बहुत सारे अन्याय अत्याचार की घटनाएं होती हैं और वो कहीं ना कहीं दबाव में डर के मारे वो एफआईआर लॉन्च नहीं करा पाते। तो ये एक बड़ा गलत सा मैसेज गया है कि जब एक प्रदेश का प्रतिपक्ष का नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिसके साथ ऐसा अगर छुआछूत वाला जो अपमानित करने वाली जो घटना हुई है, अगर वो उसमें अगर वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है हुई है तो क्यों नहीं कर पाए? तो ये आम लोगों को क्या हाल होगा अगर कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी अपने न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। देखिए, मुझे नहीं पता कि ऐसे वाले मामलों में कोई थर्ड पार्टी जा सकती है कि नहीं जा सकती न्याय, लेकिन फिलहाल में हमारे कुछ साथियों ने मिलकर एफआईआर लॉन्च तो कराई है, लेकिन मुझे वहां से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर यही एफआईआर टीकाराम जी की तरफ से होती, टीकाराम जूली जी की तरफ से होती, तो इसमें उनको न्याय मिल सकता था। और वो भी उन जो आंदोलन किया उससे बाद में एफआईआर हुई है। अगर एफआईआर पहले हो जाती तो हो सकता है कि लोग उनके न्याय के लिए बहुत बड़े स्तर पर उतरते। तमाम अम्बेडकरवादी साथी जो पूरे प्रदेश में है वो इसी बात पर टकटकी लगाए हुए हैं कि अगर वो एफआईआर कराते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन करेंगे और बीजेपी को कोई आड़े हाथ लेंगे। लेकिन बीजेपी ने भी चुप्पी से अपनी उनसे बाहर करके पार्टी से अपनी कन्नी काट लिए। अब बीजेपी तो मुक्त हो चुकी है अपने उससे, वो समय जा चुका है। लेकिन फिर भी टीकाराम जूली जी को इसमें एफआईआर लॉन्च करवानी चाहिए थी, क्योंकि ये गलत मिसाल होती है कि हमारे लोग अपमान को सह के बैठ जाते हैं और वो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। मैंने जो आज आपसे बात ये करी है वो इसीलिए किया है क्योंकि हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात हम कर रहे थे, बीजेपी की बात कर रहे हैं और अन्य राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष, पूर्व में कैबिनेट मंत्री, इतना बड़ा, आज आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, वो व्यक्ति खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। अभी पूर्व में जब जो कैबिनेट मंत्री थे, यहाँ के जिला प्रमुख जो इस समय भाजपा में चले गए हैं, बलबीर सिंह छिल्लर, जाट समुदाय से आते हैं, उन्होंने नन्नूमल पहाड़िया जो अलवर के कलेक्टर थे, खटीक समाज से थे, दोनों को जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की थी कलेक्टर और टीकाराम जूली के खिलाफ, हमने 7 दिन आंदोलन किया था अलवर के अंदर, सिर्फ नन्नूमल पहाड़िया टीकाराम जूली के लिए नहीं। जब मैं लगभग उसको मैं थोड़ा लीड कर रहा था, मैंने कहा कि लड़ाई दलित अस्मिता के लिए है। अगर हमारा इतना बड़ा आदमी जो एक कलेक्टर है, एक आईएएस है और एक कैबिनेट मंत्री है, वही अगर उस पर ही अगर जातीय टिप्पणियां होंगी तो आम इंसान क्या होगा। अब मैं आपसे भी पूछता हूं कि ये कांग्रेस या जो अम्बेडकरवादी ये जो रैलियां निकाली इन्होंने, मेरा उनसे यही सवाल था कि क्या ये रैली और ये आंदोलन, ये आक्रोश क्या सिर्फ और सिर्फ एक विशेष जो व्यक्ति है खासतौर पे जिसको एक रसूख रखता है उसके स्वाभिमान सम्मान तक रहेगी? जैसे कि आप लगातार आप अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह हर बार लिख रहे हैं कि इतनी फला घटना यहाँ पर हो गई, इसकी इस बहन बेटी की इज्जत यहाँ लुट गई, वहां हमारे लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे? अभी आप कुछ दिन पहले तकरीबन 15-20 दिन महुआ में भर सर्दी में आंदोलन किया, तब ये पूरे राजस्थान इकट्ठा क्यों नहीं हुआ? लगातार जो घटनाएं हो रही हैं तब ये हमारे लोगों में उबाल क्यों नहीं आ पा रहा? देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और हमारे दलित समाज में खासकर एक चीज बड़ी विरोधाभासी चीज विकसित हुई है कि उम्मीद तो ये की जाती है कि हम जिसे नेता बना के भेज रहे हैं, एमएलए एमपी बना के भेज रहे हैं, वो जनता की लड़ाई लड़ेगा। उम्मीद तो ये की जाती है, लेकिन यहाँ हो उल्टा रहा है कि हम नेताओं को उनके सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो जिनके पास पावरलेस लोग हैं। यही टीका जब हुआ में 10-12 दिन बैठे रहे, इनको मैसेज भी किया तो उनका एक ट्वीट तक नहीं आया। ये नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर भारत में पूरे समाज के लोग किसी बात को लेकर आंदोलित हैं तो एक ट्वीट का तो बनता है इनका, वो नहीं होता है। और फिर अब ये जो घटना हुई है, ये खुद उसको दबा के बैठ गए, उस पर एफआईआर नहीं करा रहे। भाई अगर या तो आप मान लो कि जो आहूजा जो ज्ञानदेव आहूजा है, जिसका कहना यह है कि मैंने जो उनके प्रति जो भी टिप्पणी की है और जो भी मैंने जो किया है गंगा जल छिड़काव, वो इसलिए किया है कि वो कांग्रेस के नेता हैं। एक दलित नेता
सनातन विरोधी या जो आप कहते हैं वो कांग्रेस को हिंदू विरोधी मानते हैं। उनका एक नैरेटिव है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और उनके लोग हिंदुओं के खिलाफ हैं। तो वो उस नैरेटिव को बनाए रखने के लिए, उसको पुख्ता करने के लिए उन्होंने ऐसी टीका टिप्पणी की, ऐसा ज्ञानदेव आहूजा का कहना है। लेकिन क्या टीकाराम जूली जी भी इस बात से सहमत है? टीकाराम जूली जी को क्लियर करना चाहिए कि या तो वो इस तर्क से सहमत है, और अगर तर्क से सहमत नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्थिति है। इसका एक पक्ष क्लियर कट ये भी है कि वो दलित प्रतिनिधि है, दलित समाज के। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है टीकाराम जूली जी को एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए थी। एफआईआर लॉन्च कराते, जेल जाते, तो ये एक बड़ा मैसेज जाता, क्योंकि जब हमारे जो जनप्रतिनिधि ही, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी अपनी न्याय की लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं, तो फिर ये लोग भी गोल गोल दबाव में आके अपनी जबान बंद कर लेते हैं, तो फिर हमारे आम लोगों को क्या होगा जो गांव में बैठा लेता है, मन में कोस के बैठ जाता है किसी दबाव में। तो हमारी ये मांग है, मैं आपके इस माध्यम से भी बात करूंगा, अगर ये जूली साहब तक पहुंचे, कि सबसे पहले तो आप एफआईआर लॉन्च कराओ, अन्यथा ये सवाल धीरे धीरे लोगों के बीच में जा रहा है कि भाई कैसे दबाव हो गया, किस बात का डर। मैं हमारी बीमार में आजा समाज पार्टी पूरी ताकत से उनका सपोर्ट करेगी, अगर उनके न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार है। अगर कांग्रेस उनका साथ नहीं भी देती है तो वो एफआईआर तो करवाएं, एफआईआर करवाएं कांग्रेस में। अगर उनको कांग्रेस में इंटरनल दबाव हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जाति संरचना तो बीजेपी जैसी कांग्रेस में है, तो अगर उनको कांग्रेस सपोर्ट नहीं भी करेगी न्याय की लड़ाई की, तो हम तैयार बैठे हुए बीमार में आजा समाज पार्टी के लोग, बिल्कुल उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन पहले वो एफआईआर कराएं, क्योंकि इससे बहुत गंदा मैसेज जा रहा है समाज में कि जैसे समाज के जो जनप्रतिनिधियां, अगर वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो कौन लड़ पाएगा। एक अभी जब ये प्रकरण हुआ उसके बाद में अलवर में खासतौर पे दलित समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता, एक वायुव्रत नेता है, काफी संघर्षशील नेता है, सूरजमल करदम, आप जानते हैं, उन्होंने रैली निकाली। बहुत बड़ी रैली नहीं थी, संघर्ष किया अलवर के अम्बेडकर सर्किल से लेकर मिनी सचिवालय तक, और उसके आखिर में इसी विषय को लेकर विषय क्या था? अच्छा, यही था रैली निकाली, इसमें तकरीबन 100-150 लोग होंगे। आप सोचिए कि अलवर का जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष है योगेश मिश्रा, बाद में आखिर में अपनी गाड़ी से खुद उपस्थित होता है रैली में, गेट के पास खड़े हो जाते हैं। तो मेरा उनसे सवाल था कि आज इन दलितों के अलावा बाकी कांग्रेस के और जो अन्य जातियों के नेता, समाज के लोग कहां गए? तो वो नेता योगेश मिश्रा बोलते कि मैं आ गया तो कांग्रेस आ गया। तो मैंने कहा ये कैसे संभव है? आप आ गए तो क्या राहुल गांधी आ गए क्या? आप आ गए तो क्या पूरी दिल्ली की? देखिए, ये कांग्रेस की कमजोरी शुरू से रही है जी, कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की, और तमाम जो प्रकाश जो लीडरशिप वाले जो भी संगठन है, जब भी दलितों का मामला होता है वो दलितों को अलग थलग छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ उनकी लड़ाई से। कांग्रेस ने बिल्कुल कहीं मोबिलाइज नहीं किया, लेकिन इसको भुनाने का पूरा प्रयास किया। बड़े मंचों से, इनका गुजरात में जो अधिवेशन था उसमें भी इस मुद्दे को बड़े स्थान दिया। हाँ, बेसिकली कहीं ना कहीं मंशा इसको भुनाने की तो है, लेकिन न्याय दिलाने की मंशा नहीं नजर आती है। अगर न्याय दिलाने की मंशा होती तो कांग्रेस इशारा करती टीकाराम जूली से कि भाई एफआईआर कराओ, इसमें गलत मैसेज जा रहा है। अगर जब ज्ञानदेव आहूजा को दंडित नहीं किया जा सकेगा तो ऐसे फिर अन्य को भी हिम्मत पड़ेगी वो कि ऐसी हरकतें करें। अगर कांग्रेस इस बात से संतुष्ट है कि टीकाराम जूली के दलित होने की वजह से ये ज्ञानदेव आहूजा ने किया है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो उनकी तरफ से एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। दौसा के विधायक डीसी बैरवा जनरल सीट से चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस का पूरा संगठन उपचुनाव में उनका मदद करता है और वो जीत जाते हैं एक तरफ। और उसके अपने डीसी बैरवा वो 14 अप्रैल के किसी कार्यक्रम में एक बड़ा क्रांतिकारी और बाबा साहब के विचार को कोट करते हुए वो भाषण देते हैं कि मंदिर जाने से आपका विकास नहीं होगा, आपको स्कूल कॉलेज और अपने काम धंधे पर ध्यान देना होगा। वो एक बड़ा बयान देते हैं और आपको शायद याद होगा, बिल्कुल याद होगा, क्रोड़ीलाल भैंसला गुर्जर समाज के सर्वमान्य नेता, वो भी कई सभाओं में कह चुके हैं कि भागवत रामायण पूजा पाठ से समाज का विकास नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी पेशा करो, धंधा करो। उन्हीं के बेटे विजय सिंह भैंसला भी वही अपने पिता की बात बोलते हैं, भागवत रामायण से कुछ नहीं होगा।
उनको नहीं, किसी भी तरह की धमकी नहीं मिलती, जी जी किसी भी तरह की धमकी नहीं मिलती, लेकिन डीसी बैरवा को लगातार धमकियां मिलती हैं। मैं अब सवाल आपसे कर रहा हूं कि डीसी बैरवा दलित समाज से आते हैं, कांग्रेस ने एक बार भी, कांग्रेस के किसी भी नेता ने डीसी बैरवा का समर्थन नहीं किया, सुरक्षा नहीं दी, और सुरक्षा और इसके न्याय के लिए पुलिस थाने तक नहीं गई। आपने कहा ना कि अलग थलग छोड़ दिया। देखिए, कांग्रेस भाषण में भले ही प्रोग्रेसिव नजर आती है, जातीय कंपोजिशन जो उनके संरचना पर, जो संगठनात्मक जो ढांचे पर जो वर्चस्व जिन लोगों का है, ये वही लोग हैं जिनमें बीजेपी में जिन लोगों का है, ठीक है, कोई इनमें अंतर नहीं है, मेरी बात समझिए। जबकि बोर्ड के कंपोजिशन में रात दिन का अंतर है। कांग्रेस को आज की SC ST माइनॉरिटी का 80% वोट मिलता है, 80 नहीं तो 70% वोट मिलता है, लेकिन इनका 70% लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें नजर नहीं आता इनके संगठनात्मक ढांचे में। इसीलिए ये विरोधाभास आपको नजर आता है। धार्मिक आयोजन और कर्म कांडों पर खर्च ना किया जाए, उस पैसे को शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए, ऐसा तो स्कूली किताबों में लिखा हुआ है। ऐसा तो हम लोगों ने जब स्कूलों में किताब पढ़ी, इसमें लिखा है कि हमारे देश में जो गरीब लोग इसलिए गरीब ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो धार्मिक आयोजन और कर्म कांडों पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पैसे को शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। संविधान इस बात की जिम्मेदारी देता है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। लेकिन चूंकि मैंने बोला, मीडिया में भी अपर कास्ट वाले लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने इसको बना दिया विवादित टिप्पणी। भाई इसमें विवादित क्या है? ये तो प्रतिनिधि, हर जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग बात बीच में ले जाएं कि धार्मिक आयोजन, अनुष्ठानों और कर्म कांडों पर कम से कम पैसा खर्च करें। गरीब लोग जो खासकर BPL में या उसके आसपास के लोग हैं, उनको इस तरीके के आयोजन और अनुष्ठानों पर खर्च नहीं करना चाहिए, उस पैसे को शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाना चाहिए, जिससे कि वो गुर्बत की स्थिति से बाहर निकले। तो इसमें कुछ भी विवादित नहीं। और इस जगह कांग्रेस को मुझे लगता है कि बहुत आक्रामक तरीके से और फर्क उठाना चाहिए था, जिससे ये पूरे देश में जाती मीडिया पर ये सवाल उठते कि भाई ये विवादित टिप्पणी कैसे है। तो जब भी जरूरत पड़ती है कांग्रेस दलितों को बड़ा अलग थलग छोड़ देती है। उनको लगता है कि अपर कास्ट वोट नाराज हो जाएगा, और अपर कास्ट वोट उसे वोट करता नहीं है। और यही है कि वो एक है ना कि ना विशाले यार मिला, पता नहीं कौन सा एक है ना, तो फिर उधर के रह पा रहे बार बार नंगे हो जाते हैं कांग्रेसी। दिक्कत यही है। उनको लग रहा है कि पंडित जी नाराज नहीं होने चाहिए, भले पंडित जी पीछे से हमें कितना मारते रहे, मतलब वो बात है ना। और देखो मेरे हिसाब से तो अपर कास्ट में भी अब देखो उनको क्या है कि किताबी ज्ञान तो उन्होंने अर्जित कर लेते हैं, जो जिस चीजों को सिखाना चाहिए अपर कास्ट भी को भी वो कर्म कांड से ज्यादा प्रताड़ित मुझे लगता है, अंधविश्वास से ज्यादा प्रताड़ित अपर कास्ट है। सरकार को, उनको भी है ना, सरकार को चाहिए कि उनकी भी है ना बीच में थोड़ी सी जागरूकता वाला कार्यक्रम चलाए, क्योंकि वो बेचारे अगर इस तरीके से गरीबी हो रही है, बात है जी बिल्कुल है। तो ये इसको लेकर डीसी बैरवा की जो क्रांतिकारी सोच है वो देखने को मिली है। अब ये देखना ये होगा कि ये क्रांतिकारी सोच पता नहीं वो कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि अगले दिन टोमनी में गए होते गए थे। नहीं, वो तो नेता हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं ठीक है इस तरह की नहीं, आप जो शिक्षा आप दे रहे हैं, आप दिखने भी चाहिए, आपको वो दिखनी चाहिए। आप अगर शराब की बोतल पैक बनाते हुए बोलोगे ये नशाखोरी नहीं गलत चीज है, तो कोई भी आपको तवज्जो नहीं देगा। बाकी मैंने एक सवाल, एक नेता थे, मैंने सवाल पूछा कि टीकाराम जूली लगातार मंदिरों में जाते हैं, इतना मंदिर में जाते हैं वो, आप बताइए एक बड़ा आदमी अगर मंदिर में जाएगा तो जो गरीब दलित है वो तो उसी की सोचेगा कि जब मेरा बड़ा आदमी मंदिर में जा रहा है तो मुझे मंदिर में जाना चाहिए, है ना। डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि मंदिर हमारे अपमानित होने की जगह है। बिल्कुल है, ये तो मतलब वो है एक तथ्य है। तो बार बार या तो उन्हें बेइज्जती कराने का शौक इसलिए गए वहां पे। अगर उनको अगर दिल से लगा कि मेरे को दलित होने की वजह से मुझे अपमानित होना पड़ा पूरे देश में, तो उन्हें बाबा साहब के मार्ग पे निकलना चाहिए। उन्हें बौद्ध धर्म जो उन्होंने बताया रास्ता बाबा साहब ने,
बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए, बौद्ध के रास्ते पे चलना चाहिए। मुझे लगता है उससे दो फायदे होंगे, एक तो भविष्य में अपमानित होने से बचे रहेंगे, दूसरा बाबा साहब का जो आंदोलन है इस देश को बौद्धमय करने का, इस देश में समानता लाने का, वो हो जाएगा। तो वो दो फायदे हो जाएंगे, अपमानित होने से बच जाएंगे। अब यदि उनको अपमानित होते रहना है तो फिर मंदिरों को चक्कर लगाएंगे, तो उसमें तो किया ही क्या जा सकता है। अगर वो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और अपमानित को अगर उन्होंने दिल से लिया है इस अपमान को, तो मुझे लगता है उन्हें बाबा साहब का रास्ता अपना लेना चाहिए। अपना लेना चाहिए, मुझे नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपना लेंगे, क्योंकि वो हर काम को शुरुआत करने से पहले वो मंदिरों की लगातार वो ढोक लगा रहे हैं। और मैं भी यही सवाल करता हूं, जब आपका नेता लगातार मंदिर जा रहा है और आप उसके सम्मान की लड़ाई लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? क्योंकि दोनों स्थिति क्या है, विरोधाभास है। एक तरफ तो हमारी बहन बेटी की इज्जत लुट रही है, एक तरफ हमारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है, एक तरफ हमारे साथ हमारी डिस्क्रिमिनेशन है हर जगह, और एक तरफ अपने नेता की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, जो आपके लिए खरा ही नहीं है। पिछले 10 दिन में, ये पिछले 2 महीने बोल देता हूं मैं, राजस्थान और पूरे देश में दलित अन्याय अत्याचार की 20 बड़ी घटनाएं हमारे सामने आई हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष हैं, आप बता दीजिए कौन कौन सी घटना को उठाया है, किन किन घटना को उन्होंने आगे बढ़ाया है। कोई घटना निकल के आ जाती है और उस पर कोई शब्द बोल देना तो अलग बात है, लेकिन छोटी घटनाओं को वहां तक पहुंचा देना, उस मुकाम तक, ये बड़ी बात है। अभी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में शायद एक बारात का गया रिसेंटली 2 दिन पहले, जी का ट्वीट भी है क्या वहां पे? भाई उन्होंने दलित समाज का नेता प्रतिपक्ष इसीलिए तो बनाया कि वो दलित आदिवासी कमजोर समाज की बातों को पहुंचाए। बिल्कुल है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि टीकाराम जूली जी हो या फिर वो जगह उनकी जगह डोटासरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आवाज ही नहीं उठाते तो, बात नहीं उठाते तो। राजस्थान में लगातार अत्याचार की घटना होती है, मेरे हिसाब से उनको तो हर आंदोलन को हर घटना को उठाना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए उनको। दलित समाज का तो वोट चाहिए और वोट मिल भी रहा है ना कांग्रेस को, तो जाना चाहिए उनको, मिलना चाहिए, मिल भी रहा है। सही कह रहे हो। ये मैं जी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे सवाल टीकाराम जूली से पूछिए, ये 2 सवाल मैं पूछता हूँ। मैं अभी हाल में मुझे मिले थे, सारी घटनाएं मिले थे। अब वो उस समय जब किसी भी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में होते हैं तो उनके जो समर्थक होते हैं आसपास, जब सवाल होता है तो सवाल के दौरान वो इस तरह के हो हल्ला होता है कि वो सवाल गौण हो जाता है और जवाब कुछ और होता है। आपने देखा होगा, उनसे सवाल जब हो सकता है कि जब वो आमने सामने बैठकर बात हो और लंबी चर्चा हो। सवाल हम करते हैं, ये नहीं, ये होना चाहिए। और जब तक ये चीजें बदलेंगी नहीं कि हम लोग अभी कांग्रेस ने उनको इसी मंशा से तो बनाया हुआ नेता प्रतिपक्ष कि दलितों का वोट उनको लेना है, तो दलितों का वोट लेना ठीक है, लेकिन दलितों की बात तो उठाओ। एक दलित को बना देने से दलितों को उद्धार हो जाएगा। उद्धार तब होगा जब दलितों के प्रश्नों को उठाएंगे, उनकी एड्रेस करेंगे। ये मैं कह रहा हूं आपसे। सही बात है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने बात करी आपसे खासतौर पे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अस्मिता के साथ में दलित समाज की अस्मिता और सम्मान के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, आप हमसे जुड़े और मुद्दों पर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।